नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के अध्ययन के दौरान हम लोगों ने हिंदी क्या है तथा हिंदी किसे कहेंगे, हिंदी से क्या तात्पर्य है, हिंदी का हमारे जीवन से कैसे जुड़ाव होता है, यह अभिव्यक्ति का माध्यम होने के साथ-साथ कैसे व्यक्ति के जीवन में प्रासंगिकताएँ या असमानताएँ तथा असमानताओं को विकसित करती है। वर्तमान समय में इसका क्या स्वरूप देखने को मिलता है, इन सभी पहलुओं पर हम बातचीत कर चुके हैं। तत्पश्चात साहित्य को समझने के क्रम में भी हम लोगों ने यह देखा या समझा कि साहित्य से क्या तात्पर्य होता है, साहित्य कहने का तात्पर्य क्या है, साहित्य हम किसे कहते हैं, साहित्य का स्वरूप और विकास कैसे हुआ है, साहित्य अपनी लेखन की विविध शैलियों के माध्यम से किस प्रकार से समाज व सामाजिक स्थितियों का प्रस्फुटन करते हुए दिखाई पड़ता है। तो ये विविध जो बिंदु हम लोगों को जो अध्ययन के दौरान लगा था उसको समझा और जाना। आज हम हिंदी साहित्य पर बात करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं और यह जानेंगे कि हिंदी साहित्य जिस हिंदी पर बात कर चुके हैं और फिर साहित्य को देख चुके हैं, तो आज हिंदी साहित्य का क्या तात्पर्य है, हिंदी साहित्य किसे कहेंगे और हिंदी साहित्य हम जिस हिंदी साहित्य का अध्ययन करते हैं उस हिंदी साहित्य में किन चीज़ों की प्राथमिकता देखने को मिलती है और किस तरीके से वो हमारे जीवन में एक तरीके से मानक रखती है, एक तरीके से विकास करती है या किस प्रकार से उसकी मानकता हमारे जीवन में दिखाई पड़ती है। साथ ही साथ यह भी जानने की पहल करेंगे कि किस तरीके से उसका क्षेत्र विस्तार दिखाई पड़ता है। अन्य विषयों के अतिरिक्त हिंदी का क्या महत्व है, हिंदी किस तरीके से हमारे जीवन से जुड़ी हुई जो साहित्यिक रूप है वो दिखने को मिलती है। तो इन्हीं सभी बिंदुओं को हम यहाँ देखेंगे और जानेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने हिंदी को पढ़ते हुए ये समझा था कि हिंदी एक भाषा है और भाषा चूँकि वह व्यक्ति के भाव एवं विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम होता है। चूँकि हिंदी चूँकि भाषा है, भाषा से तात्पर्य हमारा क्या है कि हम जो अपने अंदर भाव और विचार व्यक्त करते हैं, जिन भाव और विचारों के प्रस्फुटन का कहीं न कहीं हम प्रयोग दूसरे व्यक्तियों को सुनाने या उसको बताने के लिए करते हैं, तो यही एक माध्यम की ज़रूरत पड़ती है और वो माध्यम हमारे लिए हिंदी बनती है। तो कहीं न कहीं हिंदी का प्रयोग हमारे जो अभिव्यक्ति का माध्यम होती है, एक तरीके से बोलने या कुछ कहने की एक शैली होती है। तो यह हमारे लिए हिंदी ही है जो एक भाषा के रूप में मानकता रखती है, हमारी हमारी अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। तत्पश्चात हम लोगों ने यह भी जाना था कि साहित्य एक क्या है, साहित्य विविध शैलियों में सृजित रचनाओं का संग्रह होता है, जो मनुष्य के कल्याण, उपकार व भलाई के उद्देश्य से रचा जाता है। इसको हम लोगों ने भली प्रकार देखा था और जाना था कि इसमें स्वहित की भावना होती है, यानी दूसरे प्राणियों के उपकार, दूसरे प्राणियों की भलाई, दूसरे प्राणियों के मंगल कामना की जो भावना इसमें निहित होती है, ये भावना ही कहीं न कहीं जो जो मानवीय प्रवृत्तियाँ हैं, मानवता की जो जो पहल होती है, उसको समृद्ध बनाने की कोशिश करती है। तो इसी कारण से जो साहित्य है, वह अपने लेखन से, अपने अपने जो सृजन है, सृजन कलाएँ हैं, उनके माध्यम से मनुष्य को एक दृष्टि प्रदान करने की पहल करती है। यदि हम हिंदी साहित्य को अब समझने की कोशिश करें कि चूँकि हमने जाना कि हिंदी एक भाषा है जो अभिव्यक्ति का माध्यम होती है और साहित्य मनुष्य के कल्याण की योजना या कल्याण की भावना के लिए विविध स्वरूपों से लेखन का कार्य करती है। लेखन के माध्यम से वो अपने को कहीं न कहीं दृष्टि प्रदान करने की
पहल करती है। तो अब हिंदी साहित्य को यदि हम जानने की पहल करेंगे तो हिंदी साहित्य से हमारा जो तात्पर्य होगा वो यह तय करता है कि किस तरीके से दोनों का जुड़ाव, यानी एक भाषा और एक लेखन की जो शैली बनती है तो वो दोनों का जुड़ाव इसमें कैसे दिखता है। तो हिंदी भाषा में साहित्य की विभिन्न विधाओं का माध्यम से किया गया लेखन हिंदी साहित्य कहलाता है। यानी जो हिंदी भाषा होती है, हिंदी भाषा में जो साहित्यिक रचनाओं या साहित्यिक विधाओं के माध्यम से जो भी लेखन का कार्य किया जाता है, जो भी अभिव्यक्ति का कार्य किया जाता है, चाहे वो लिख कर, चाहे वो बोल कर, चाहे वो लेखन का जो भी स्रोत होता है उसके माध्यम से अगर कार्य करने की योजना की जाती है तो वो सभी के सभी हिंदी साहित्य के अंतर्गत रखी जाती हैं। हिंदी साहित्य की विविध विधाएं प्रचलित हैं जिनमें लेखन के कार्य वस्तुतः किए जाते हैं, जैसे कविता है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक, निबंध, आलोचना, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रिपोर्टाज, रेखाचित्र और भी जितने विधाएं इसमें शामिल होती हैं वो सभी कुछ कहीं ना कहीं इसमें रखी जाती है, दिखाई पड़ती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हिंदी कहीं न कहीं हम अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं, हम अपने भावों को एक दूसरे तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं तथा दूसरे के भाव को अपने अंतर्मन में व्यक्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो यही हिंदी जब लेखन का माध्यम हो जाती है, जब जब उसे किसी विधा के स्वरूप में गढ़ दिया जाता है तो वो हिंदी साहित्य का रूप ले लेती है। जैसे हम कहानी के माध्यम से, चूँकि हिंदी साहित्य लगभग 3 रूपों में ही प्रचलित है, एक गद्यात्मक रूप, एक पद्यात्मक रूप और एक चंपू काव्य। चंपू काव्य कहने का तात्पर्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों विधाओं का कहीं न कहीं समायोजन देखने को मिलता है, दोनों विधाएँ उसमें शामिल दिखती हैं। पद्य का तात्पर्य यहाँ पर कविता से है, यानी हम जब काव्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से जो भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, यानी कविता के स्वरूप में जब रचनाकार अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करता है तो वही अभिव्यक्ति उसका काव्य रूप होता है, यानी कविता का स्वरूप होता है या पद्यात्मक रूप होता है। इसमें लयबद्धता, इसमें रोमांचता, चमत्कारिक पूर्ण, अलंकारिकता, इस सभी चीज़ों का समावेश होता है। इसको हम आगे जब व्याकरण का अध्ययन करेंगे तो उस पे हम देखने की पहल करेंगे कि किस तरीके से इसका स्वरूप देखने को मिलता है। तत्पश्चात गद्यात्मक रूप में वो सभी विधाएं आती हैं जो गद्य को परिपूर्ण करने की पहल करती हैं, गद्य की परिपाटी को बताती है, जैसे कि कहानी है, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, ये जितनी स्वरूप इसमें बनते हुए दिखाई पड़ते हैं, जितनी विधाएं होती हैं जो लेखन को समृद्ध बनाती हैं, वो सभी कुछ गद्यात्मक होती हैं, यानी एक एक व्याकरण निष्ठ होती हैं, व्याकरण के नियमों पर चलती हैं और कहीं न कहीं इसमें चिंतन परक और विविध जो अभिव्यक्ति के क्षेत्र हैं वो उसको कहीं न कहीं इसके माध्यम से प्रस्फुटित करने की कोशिश की जाती है। चूँकि इसकी इसकी पहल एक रचनाकार के माध्यम से होती है। जब जब कोई भी रचनाकार या लेखक अपने आसपास की घटित घटनाओं को देखता है तो वह आम व्यक्ति की तरह उस घटना को केवल देखता भर नहीं बल्कि उस घटना के भूत, भविष्य और वर्तमान की पड़ताल भी करता है। तत्पश्चात उसके पीछे के कारणों पर विचार करते हुए यह सोचने की कोशिश करता है कि इससे किस तरीके से जीवन में जो भी कठिनाई है, जो भी समस्याएँ हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं, या साथ साथ ही उससे आगे होने वाली समस्याओं व चुनौतियों पर अपनी अनुभवशील दृष्टि डालते हुए आगाह करने की कोशिश करता है। इसी उद्देश्य से वह लेखन की विविध शैलियों के माध्यम से अपने उस तात्कालिक विचार को रखता है जो जनमानस के लिए ग्राह्य बन जाती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी परेशानी या जो भी समस्याएँ एक रचनाकार अपने आस-पास घटते हुए देखता है या उसे उसे समझता है, उसका अनुभव करता है,
उस अनुभव को वो आम व्यक्ति के तरीके से नहीं देखता। जैसे कि समाज में रहते हुए, चूँकि वो भी सामाजिक व्यक्ति है, जो रचनाकार होता है, जो लेखक होता है, वो भी सामाजिक व्यक्ति ही है। लेकिन समाज में रहते हुए सिर्फ़ उस घटना को जो कि आस-पास में घटती हुई दिखाई पड़ती है या जो उसे प्रभावित करती है, वो और लोगों के जैसा ही प्रभावित करती है। लेकिन वह दृष्टि दृष्टि से बहुत ही चिंतनशील होता है। उसके अंदर एक प्राकृतिक या कहीं न कहीं दैवीय शक्ति होती है, जो उस घटना के पीछे के रहस्यों को भाँप लेता है, या उसके जो जो भूत है उसका कहीं न कहीं विश्लेषण, संश्लेषण करते हुए उसके वर्तमान स्थिति का भी निरीक्षण करता है, और तत्पश्चात भविष्य में उससे क्या समस्याएँ उत्पन्न हो सकती है, किस तरह की परेशानियाँ खड़ी हो सकती हैं, उसको भी कहीं न कहीं वो जानने की कोशिश करता है या बहुत कुछ समझ लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि। ये स्थिति कहीं न कहीं रचनाकार और कवि के लिए ही संभव हो पाती है। इस तरह से वह विविध शैलियों के माध्यम से, विविध लेखन की जो पद्धतियाँ हैं, जो विधाएँ हैं, उनके माध्यम से जो जो आम व्यक्ति है, जो आम जन है, उसको एक दृष्टि प्रदान करने की कोशिश करता है, ताकि वह आगाह हो जाए, वो सावधान हो जाए, और इस तरह की घटनाओं को फिर दोबारा से होने से, या उस तरह की घटना से उस तरह की घटना के प्रभाव से कहीं न कहीं वो बच सके। तो यह हिंदी साहित्य की अपनी एक ख़ास विशेषता है, जो कहीं न कहीं साहित्यकार अपनी लेखन क्षमता से, अपनी अपनी रचनात्मक क्षमता से दूसरे जो जनमानस है उसको दृष्टि प्रदान करने, उसको एक कहीं न कहीं चिंतनशील बनाने, उसको कहीं न कहीं सावधान करने की पहल के लिए करता है। यदि हम हिंदी साहित्य की आवश्यकता पर बात करें कि आवश्यकता क्या है? हिंदी साहित्य को पढ़ने की हमें ज़रूरत क्या है? और हमें ज़रूरत अगर दिखती भी है, तो किस तरीके से वह हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारे लिए आवश्यक बनती है? तो हम अगर कुछ बिंदुओं के माध्यम से यह जानने की कोशिश करें, तो इसमें पहला बिंदु यह देखने को मिलता है कि यह जो संस्कृति का ज्ञान कराने में इसकी महती भूमिका होती है। यानी जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जिससे हम अपने को कहीं न कहीं समृद्ध बनाने की कोशिश करते हैं, जो हमारी पहचान है, वो उस पहचान को कहीं न कहीं यह अभिव्यक्त कराने में, उसको बताने में कहीं न कहीं यह महती भूमिका निभाती है। चूँकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज से इसका जुड़ाव होता है। तो जब समाज से इसका जुड़ाव होता है, तो समाज में विविध प्रकार की क्रियाकलापों को वो करता हुआ दिखाई पड़ता है, और उन्हीं क्रियाकलापों में कहीं न कहीं उसके जीवन के सुख और दुःख दोनों शामिल होते हैं। जैसे विवाह हुआ, तीज त्योहार हुआ, रहन-सहन हुआ, खान-पान हुआ, इस तरह के तमाम तरह के क्रियाकलापों को वो करता हुआ जीता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये क्रियाकलाप जब मनुष्य की अभिव्यक्ति का स्रोत बन जाती हैं, जब उसमें सुखात्मक अनुभूति प्राप्त होती है, तो वही सुखात्मक अनुभूति उसकी संस्कृतियों को प्रकट करने की पहल में दिखाई पड़ती है। तो यह संस्कृति के प्रकट करने के जो स्वरूप हैं, जो उसको अभिव्यक्ति का माध्यम बनती है, यही कहीं न कहीं हिंदी साहित्य के रूप में हम देखते हैं, जो हिंदी साहित्य में प्रस्फुटित होते हुए भी नज़र आती है। उसी को कहीं न कहीं हम मानक रखते हुए जो मनुष्य के क्या कर्तव्य होने चाहिए, मनुष्य की क्या दायित्व है, मनुष्य का क्या अधिकार है, इन सभी को बताने की पहल में यह देखने को मिलता है। यह अपने देश की सभ्यता, संस्कृति और मूल्यों की जानकारी देने में कहीं न कहीं महती भूमिका निभाती है। यानी किस तरीके से हम हिंदी साहित्य का अध्ययन करके जो अपने देश की संस्कृति है, सभ्यता है, जो मूल्य हैं, उनको हम आसानी से जान लेते हैं। यानी किसी भी देश की जो भाषा होती है, जो वहाँ की अभिव्यक्ति का स्रोत होता है, अगर उसका हम अध्ययन कर लेते हैं, तो उस देश की जो स्थिति है, जो उस देश की संस्कृति है, सभ्यता है, उसको हम बखूबी जान सकते हैं। इसी तरीके से भारतीय जो कल्चर है, भारतीय जो सभ्यता है, जो जो यहाँ की संस्कृति है, जो यहाँ के
मूल्य हैं, उनको जानने के लिए हमें हिंदी की का अध्ययन करना पड़ता है, हिंदी साहित्य को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हिंदी साहित्य में ही हम अपनी अभिव्यक्ति को आसानी से पूर्ण कर पाते हैं। हम यह जानते हैं कि देश की ज़्यादा से ज़्यादा आबादी हिंदी हिंदी में ही अपनी बात को रखती है, अपनी बात की पहल करती है। तो यही कारण है कि एक बड़े आबादी एक बड़े आबादी के माध्यम का जो स्रोत है वो हिंदी है। इसीलिए हिंदी साहित्य में भी उन्हीं बातों का कहीं न कहीं समायोजन होता है, जो उसके अभिव्यक्ति के स्वरूप में दिन-रात रोज़मर्रा के जीवन में जीते हुए अनुभूत कर पाता है। तो इस तरीके से जो जो राष्ट्र का स्वरूप निर्मित करता है, जो राष्ट्र के स्वरूप पर कहीं न कहीं अपनी मानकता रखता है, उस हिंदी साहित्य में कहीं न कहीं अपनी एक गौरवान्वित स्थितियों को रचनाकार भी उद्धृत करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो जब हम हिंदी साहित्य के विविध स्वरूपों के माध्यम से इस देश के मूल्यों को जानते हैं, इस देश की जो स्थितियाँ हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, सभ्यता को समझते हैं, यहाँ की संस्कृतियों पर विचार करते हैं, तो हम इस देश के जो जो स्वरूप है, जो इस देश की अपनी विविधता है, जो इस देश की अपनी मानकता है, उसको भली-भाँति समझ पाते हैं। यह में सहयोग अभिव्यक्ति का माध्यम है, चूँकि अभिव्यक्ति में सहयोगी भूमिका निभाती है। यह ज़ाहिर-सी बात है, हम बात कर चुके हैं कि हिंदी एक भाषा है, भाषा होने के नाते रोज़मर्रा के जीवन में जो भी व्यक्ति आस-पास में घटित हो रही घटनाओं की कुलबुलाहट को देखकर या अपने अंतर्मन में जो भी भावधाराएँ चलती हैं, जो विचार उत्पन्न होते हैं, उनको अभिव्यक्त करने की उसे ज़रूरत पड़ती है, और उस अभिव्यक्त करने की ज़रूरत में वह जिस भाषा या जिस माध्यम का प्रयोग करता है, उसमें हिंदी की महती भूमिका दिखाई पड़ती है। तो इस तरीके से यह अभिव्यक्ति का स्रोत है, अभिव्यक्ति में सहयोगी भूमिका निभाती है। मनोरंजन के साथ ज्ञानवर्धन का कार्य कराने में भी इसकी महती भूमिका दिखाई पड़ती है। यानी हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें कहीं न कहीं आनंद और मनोरंजन का कार्य किया जाता है। साथ ही उसमें ज्ञान अर्जन का भी कहीं न कहीं पहल होती है। यानी जिस ज्ञान को अर्जित करने का जो माध्यम होती है, जिससे हमारे अंदर नैतिक मूल्य क्या होने चाहिए, हमारे कर्तव्य क्या होना चाहिए, हमें हमें किस तरीके से समाज के साथ एक पहल होनी चाहिए, किस तरीके से हमें मनुष्य होने के नाते धर्म होना चाहिए या कर्तव्य होना चाहिए, क्या हमारी ज़रूरतें एक परिवार के साथ होती हैं, कैसी ज़रूरतें हमें समाज की अपेक्षा या रिश्ते में जिस रिश्ते को निभाने की होनी चाहिए, ये सभी कुछ कहीं न कहीं बताने की पहल हमें हिंदी साहित्य करवाती है, हिंदी साहित्य के माध्यम से दी जाती है। कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों जैसे गुणों का विकास इसके माध्यम से होता हुआ दिखाई पड़ता है। यानी जो हमें एक मानव होने का कर्तव्य होता है, एक ज़िम्मेदार नागरिक होने का जो कर्तव्य होता है, एक एक पति होने का, एक भाई होने का, एक पुत्र होने का, एक पिता होने का, यानी जो भी एक कर्तव्य बनता है, जो भी एक अधिकार बनता है, उस उत्तरदायित्व या अधिकार की ज़िम्मेदारी हम कैसे निर्वहित करें, इसकी कहीं न कहीं मानकता, इसकी कहीं न कहीं दृष्टि हमें इस साहित्य को पढ़ने के बाद मिल पाती है, हमें समझने में दिखाई पड़ती है। तत्पश्चात यह वसुधैव कुटुंबकम की भावना को कहीं न कहीं स्थापित करते हुए दिखाई पड़ती है। हम जानते हैं कि जो हमारा देश है वो विविधता में अनेकता की बात करता है, या यानी अनेक प्रकार की यहाँ विचारधाराएँ, जो धर्म है, जो जातियाँ हैं, जो जो कहीं न कहीं वर्ग है, वर्ण है, संप्रदाय है, इसमें कहीं न कहीं विभक्त है। लेकिन अनेकता होते हुए भी हम एक स्थान पे एक एक विचारधारा में एक प्रकार के तीज त्योहार को, एक प्रकार के धार्मिक उत्सवों को मनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। यह हमारी भारतीय होने की पहल है, और यही कारण है कि हम इस तरह की तमाम तरह के विविध स्वरूपों में होने के नाते भी, विविध विचारधारा के होने के नाते भी, विविध प्रकार के धार्मिक स्वरूपों को मानने के बावजूद भी एक साथ एक स्थान पर
एक तरह की विचारधारा रखते हुए दिखाई पड़ते हैं। भाषा में भी विविधता होने के कारण हम भाषाई स्तर पे भी हम एकजुट महसूस करते हैं। तो यह कहीं न कहीं वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हमें देखने को मिलती है, जो भारतीय होने पर भारतीय दृष्टि से हमें कहीं न कहीं संपन्न कराने की पहल करती है। तो इस संपन्नता को कहीं न कहीं हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं और यही कारण है कि इसे बखूबी हम जानने की कोशिश करते हैं। अब हम यह जानें कि जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य का जो क्षेत्र है, वो किन-किन रूपों में देखने को मिलता है, यानी इसका जो क्षेत्रीय विस्तार है, वो क्या है और किस किस तरीके से दिखाई पड़ता है। जबकि इसकी पहल हम विविध स्वरूपों में देखते हैं और जानते भी हैं कि किस तरीके से इसकी पहल देखने को मिलती है। तो जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य का क्षेत्रीय विस्तार व्यापक है, क्योंकि इसकी इसकी संरचना केवल हम भाषाई या साहित्यिक दृष्टि से देखें तो यह इसकी कहीं न कहीं सोच को सीमित करने की बात हो सकती है। जबकि अगर इससे इतर भी देखेंगे तो हमें यह दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से इसकी एक अपनी व्यापक स्थिति बनती है या व्यापक स्थिति देखने को मिलती है। तो इस स्थिति में हम देखें तो पहला जो कुछ बिंदु हैं, जिन बिंदुओं के माध्यम से हम इसके क्षेत्रीय विस्तार के रूप में जान सकते हैं या समझ सकते हैं। इसमें पहला पहला जो बिंदु है वो भाषिक संरचना यानी भाषा के विकास के स्तर पर देखते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि हिंदी का जो स्वरूप है, हिंदी का जो क्षेत्र विस्तार है, वह एक दूसरे से वाद विवाद या संवाद करने के माध्यम के रूप में देखने को मिलता है। यानी किस तरीके से हम अपनी अभिव्यक्ति को, हम अपने अंदर चल रहे कुलबुलाहट को, हम अपने भाव और विचारों को व्यक्त करने के लिए जो भाषा होती है, भाषा जिसमें हिंदी की महती भूमिका है, उसके माध्यम से किस तरीके से इसका विकास करते हैं। यानी जब हम किसी साहित्य को पढ़ते हैं तो साहित्य में भाषा की महती भूमिका होती है। यही कारण है कि इस भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हुए हम अपने जो अंदर चल रहे ज्ञान के स्रोत हैं उनको एक दूसरे तक पहुंचाने की पहल करते हैं। दूसरा है ज्ञान। ज्ञान के रूप में जो इसका विस्तार देखने को मिलता है वो भी एक विविध है। जैसे कि हम दर्शन शास्त्र में चिंतन करते हैं और चिंतन के दौरान हम विविध बिंदुओं पर भी बातचीत करते हैं। जैसे कि हम यह अध्ययन करते हैं कि यह प्रकृति का स्वरूप जो हमें आसपास प्रभावित करते हुए नजर आती है, वो प्रकृति का स्वरूप क्या है, प्रकृति इस तरह से कैसे हमें प्रभावित करती है, प्रकृति में तरह तरह की घटनाएं कैसे घटती हैं। तो इन सभी बिंदुओं को लेकर जब हम ज्ञानार्जन करने की कोशिश करते हैं तो वो कहीं न कहीं हमारे अंदर बोध उत्पन्न कराती है, यानी एक अवधारणा निर्मित करने की कोशिश करती है जो हमें कहीं न कहीं चिंतनशील व्यक्ति बनाती है। तो इसका जुड़ाव किस तरीके से हम कहीं न कहीं दर्शन शास्त्र से है, उसको हम देख पाते हैं। इसी तरह से विज्ञान के रूप में भी इसका अपनी पहल देखने को मिलते हैं, यानी विज्ञान के रूप में भी इसकी अपनी एक मानकता है। जैसे इसमें व्याकरणिक संरचना यानी हिंदी की एक व्याकरणिक संरचना देखने को मिलती है, वैज्ञानिक पद्धति देखने को मिलती है। जैसे कविता के लिए शब्द या पद या पदबंध या वाक्य की संरचना दिखाई पड़ती है कि जैसे हम कविता के लेखन पर बात करते हैं, कविता की जो सृजन है उस पे बात करते हैं, तो कहीं न कहीं उसकी शब्दों या पदों पर बात करते हैं, पद योजना पर बात करते हैं। तत्पश्चात पदबंध क्या होते हैं उस पे हम देखने की पहल करते हैं। फिर उसके बाद से उसमें जो वाक्यों की संरचना होती है, जो पंक्तियों का बिंब होता है, पंक्तियाँ आती हैं, छंद आते हैं और अलंकार की योजना दिखाई पड़ती है। किस तरीके से लयात्मकता की ज़रूरत होती है, किस तरह से उतान और अनुतान की ज़रूरत पड़ती है। इन सभी चीज़ों का एक क्रमबद्ध रूप होता है जिसके लिए हमें व्याकरणिक संरचना को समझने की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से गद्य विधा का जब अध्ययन करते हैं तो गद्य विधा में कर्ता, कर्म और क्रिया की किस तरह से भूमिका होती है, अर्थात किस तरीके से जो 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 शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं, शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं और फिर एक भाषा होती है, तो उसकी किस तरह से मानकता देखने को मिलती है। तो कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि यह वैज्ञानिक स्वरूप को कहीं न कहीं इंगित करते हुए दिखाई पड़ती है, यानी विज्ञान को भी अपने अंदर डेवलप करते हुए देखने को मिलता है, यानी विज्ञान को भी यह शामिल करते हुए
दिखाई पड़ती है। इसी तरीके से ऐतिहासिक स्वरूप भी इसमें कहीं न कहीं देखने को मिलता है। ऐतिहासिक स्वरूप के रूप में यदि हम बात करें तो जिस तरीके से किसी साहित्य को पढ़ते हैं तो उसमें विविध प्रकार की घटनाएँ, सूचनाएँ कहीं न कहीं इंगित होती हैं। तो इस घटनाएँ या सूचनाओं के माध्यम से जो रचनाकार है, जो कवि है, जो साहित्यकार है, वह यह बताने की पहल करता है कि उस समय किस तरीके से जो जो स्थितियाँ बनी, यानी भक्ति काल का यदि हम उदाहरण लेते हैं तो भक्ति काल के ऐतिहासिक परिदृश्य को बताते हुए भक्ति काल के आंदोलनों पर बात की जाती है और यह बताने की कोशिश की जाती है कि किस तरीके से उस समय हिंदू धर्म का विकास दिखाई पड़ता है और हिंदू धर्म के माध्यम से विविध प्रकार की जो विचारधारा जैसे राम काव्य और कृष्ण काव्य की एक परिपाटी चल पाती है। फिर इसी माध्यम से जो अनेक प्रकार के निर्गुण साहित्यकार, निर्गुण संत अपनी कहीं न कहीं चिंतन पद्धति या अपने लेखन के माध्यम से तरह-तरह की विचारधारा को कहीं न कहीं व्यक्त करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो यह कहीं न कहीं ऐतिहासिक परिदृश्य को बताने की में भी अपनी महती भूमिका निभाती है। इसी प्रकार से भौगोलिक जानकारी प्रदान करने में भौगोलिक जानकारी जैसे कि साहित्य को अध्ययन जब हम करते हैं तो भूगोल के पर भी दृष्टि डालते हैं, यानी भौगोलिक परिदृश्य को भी जान पाते हैं। जैसे उसमें स्थान का कहीं न कहीं एक समायोजन होता है, जगह को बताया जाता है, जलवायु को बताया जाता है, वातावरण का कहीं न कहीं स्वरूप देखने को मिलता है। तो यह विविध जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं उसके माध्यम से कहीं न कहीं भूगोल की भी हमें जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से समाजशास्त्रीय ज्ञान का भी निर्माण होता है। समाजशास्त्रीय ज्ञान तो हम एक साहित्य से निर्मित ही करते हैं क्योंकि यह समाज का दर्पण ही होता है। तो समाज में जो भी परिवार संरचना है, जो भी समाज की अपनी मानकता है, जो लोग हैं, जो वहाँ की जनता है, जो रहन-सहन है, जो संस्कृतियाँ हैं, जो हाव-भाव हैं, उन सभी चीज़ों का कहीं न कहीं समायोजन हम समाजशास्त्रीय दृष्टि से कर पाते हैं। तो यह समाजशास्त्र के भी करीब ठहरती है। इसी तरीके से आर्थिक विश्लेषण व मूल्यांकन को द्रष्टव्य कराने में जैसे आर्थिक दृष्टि से जैसे पारिवारिक खर्चे क्या हैं, आर्थिक दशा क्या है, गरीबी अमीरी का स्वरूप कैसे निर्मित होता है, कोई व्यक्ति गरीब है तो उस समय उसकी व्यथा किस तरीके से है, वो किस तरीके से जीवन को जीता है। एक अमीर व्यक्ति यानी धनी व्यक्ति है तो वो अपने जीवन में किस तरह से परेशानियों को उस तरह की समस्याओं को झेलता हुआ नज़र आता है और किस तरीके से सुखात्मक बिंदु में वह अपने को विलासी बनाता है। तो इन सभी बिंदुओं का जो पड़ताल होता इन सभी बिंदुओं को जानने की जो पहल होती है उसको हम साहित्य के माध्यम से कर पाते हैं, यानी आर्थिक स्वरूप का भी इसमें विश्लेषण हम देख पाते हैं। इसी तरीके से मनोवैज्ञानिक समझ भी प्रदान करने में कहीं न कहीं महती भूमिका निभाती है, चूँकि हम एक संवेदनशील व्यक्ति होते हैं। मनुष्य एक संवेदनशील व्यक्ति है जिसके अंदर मूल ग्रंथियाँ कहीं न कहीं जन्म से ही विद्यमान होती है, जो भावों को सृजित करने में महती भूमिका निभाती है। और मनुष्य यदि भावना प्रधान न हो यानी भावुक न हो, उसके अंदर हृदय में उल्लास न हो, करुणा न हो, ईर्ष्या न हो, द्वेष ना हो, क्रोध ना हो, तो निश्चित तौर पर वह मानवीय प्रवृत्तियों को कहीं न कहीं जीता हुआ नहीं दिखाई पड़ सकता। तो ये सभी प्रवृत्तियाँ मनोविज्ञान की ही पहल से देखने को मिलती है। मनोविज्ञान में इसका कहीं न कहीं समायोजन दिखाई पड़ता है। मनोविज्ञान में इसका अध्ययन मनन होता हुआ दिखाई पड़ता है। ग्रंथियों का विकास कैसे होता है, मनुष्य बचपन में जो होता है जैसे दिखाई पड़ता है वो जब युवा काल में या प्रौढ़ावस्था में या वृद्धावस्था में किस तरीके से उसके अंदर विकार या किस तरीके से बदलाव देखने को मिलते हैं, ये सभी कुछ पहल हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कर पाते हैं। तो साहित्य जो हिंदी साहित्य है वो मनोविज्ञान की भी पद्धतियों को, मनोविज्ञान की भी जो जो विशेषता है उसको भी अपने अंदर समाहित करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से हम मनोविज्ञान की तमाम तरह के उस तरह की स्थितियों को हम इसके अंतर्गत पाते हैं या देख पाते हैं। इसी प्रकार से सांस्कृतिक मूल्यों की जानकारी भी हमें इससे मिलती है, यानी जो हम समाज में जो भी धार्मिक अनुष्ठान हैं, जो भी तीज त्योहार है, जो भी नैतिक कर्तव्य हैं, जो भी खान पान रहन सहन
बोलचाल, हाव-भाव या जो भी इस तरह के क्रियाकलाप हैं जो कहीं न कहीं हमें धार्मिक या व्रतों या तीज त्योहारों के माध्यम से हमें कहीं न कहीं समृद्ध बनाती हैं, हमें हमारे अंदर खुशहाली लाती हैं, हमें एक-दूसरे से जोड़ने की पहल करती हैं, हम भाईचारे का भाव अपने अंदर पैदा करते हैं। तो ये सभी कुछ संस्कृतियाँ जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, वो हमें कहीं न कहीं हिंदी साहित्य के अंतर्गत देखने को मिलती है। यानी हिंदी साहित्य का अध्ययन जब हम करते हैं तो इन सभी मूल्यों की जानकारी हमें बखूबी हो जाती है, हम बखूबी इसको समझ जाते हैं। इसके बाद हम राजनीतिक पहलुओं की भी समझ और सोच इससे प्रस्फुटित कर पाते हैं। राजनीतिक से तात्पर्य कि समाज के ऊपर किस तरीके से जो जो एक जनमानस के ऊपर प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से राज व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, किस तरीके से समाज पर अनुशासनबद्धता स्थापित की जा सकती है, किन-किन बिंदुओं से समाज का एक सही तरीके से विकास किया जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों का, इन सभी पहलुओं का कहीं न कहीं अध्ययन हम राजनीतिक मूल्यों के हिसाब से करते हैं, राजनीतिक दृष्टि से करते हैं। एक परिवार को अनुशासन प्रिय बनाने, एक व्यक्ति को कहीं न कहीं कर्तव्यनिष्ठ बनाने की पहल सदैव राजनीति सिखाती है, राजनीति करने की बात करती है। तो साहित्य जो हिंदी साहित्य है वो कहीं न कहीं इन्हीं सभी बिंदुओं को, इन्हीं सभी स्थितियों को बताने की ओर इंगित कराती है और यह एक मशाल के तौर पर जो राजनीति है उसको दिशा देती है कि किस तरीके से कार्य भी करना चाहिए। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य की इतनी व्यापकता है कि बिना हम उसका अध्ययन किए, बिना किसी उसकी जानकारी लिए हम मानवीय जीवन को, मानवीय प्रवृत्तियों को, मानवीय गुणों को अपने अंदर कहीं न कहीं डेवलप नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हम हिंदी साहित्य के विविध स्वरों का अध्ययन करें और उसको जानें। यहाँ हम यह भी ध्यान दे पाते हैं कि किस तरीके से एक साहित्य को, एक लेखन या रचना के एक भाग को हम जानकर या पढ़कर हम विविध प्रकार के गुणों को अपने अंदर डेवलप कर पाते हैं, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे इतिहास हो, चाहे वो भूगोल हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे समाजशास्त्र हो, मनोविज्ञान हो या राजनीतिक विज्ञान हो, जितने भी अनुशासन के क्षेत्र हैं, जितने भी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र हैं, जितने भी कहीं न कहीं हमारे अंदर सूचनाओं के तंत्र हैं, उन सभी सूचनाओं का तंत्र एक जगह समाहित रूप से अगर हम देख पाते हैं तो हिंदी साहित्य के अंदर दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि हिंदी साहित्य में भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों की रूपरेखा समाहित है और इसके इसके अंदर एक विविध क्षेत्र देखने को मिलता है जो हमें मनुष्य होने के लिए कहीं न कहीं डेवलप मनुष्य बनाने में, मनुष्य को का विकास करने में कहीं न कहीं महती भूमिका निभाता हुआ दिखाई पड़ता है। एक अच्छा कहीं न कहीं जनजीवन वही होता है, एक अच्छा अध्यापक भी वही होता है, जो कहीं न कहीं हिंदी साहित्य के माध्यम से अगर अगर हिंदी साहित्य का वह अध्येता है, हिंदी साहित्य का यदि वह विचारक है, तो इन सभी ज्ञान विज्ञान के जितने बिंब हैं, जितने प्रस्फुटन के स्रोत हैं, उन सभी स्रोतों का समायोजन अपने इस साहित्य के स्वरूप के रूप में प्रदान करने की भूमिका निभा सकता है। तो इस तरह से हमने यह जाना कि हिंदी साहित्य क्या है, हिंदी साहित्य का विकास कैसे है और हिंदी साहित्य की आवश्यकता क्या है। तत्पश्चात हमने ये भी जाना कि हिंदी साहित्य का जो क्षेत्रीय स्वरूप है, वो किस तरीके से देखने को मिलता है। तो कुल मिला के हम एक विविध जो जो परिदृश्य है उस पे बात करते हुए यह समझने की कोशिश करते हैं किया कि किस तरीके से हिंदी को हम देख सकते हैं, हिंदी को पढ़ सकते हैं। तो मुझे आशा है कि इस पे आपको एक मुकम्मल जानकारी ज़रूर अर्जित हुई होगी। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को हम यहीं विराम देना चाहेंगे।